नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र आगामी 1 सितंबर से शुरू होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागरे ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र की तारीख तय होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मानसून सत्र से पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे ताकि दोनों पक्षों की तरफ से कोई भी गतिरोध हो तो वो सदन में नजर न आए, उस पर पहले ही सहमति बनाई जा सके। सदन में राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, विधायी कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जहां सरकार की ओर से पिछले बजट सत्र के दौरान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल तो पेश किया गया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सकी। अब मानसून सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल पारित करवाया जा सकता है। वही कोचिंग रेगुलेशन बिल पर प्रवर समिति की रिपोर्ट आएगी और इस बिल को इसी सत्र में पारित करवाया जा सकता है। विधानसभा का यह सत्र काफी हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी करके बैठी है। कांग्रेस सड़क, बिजली, पानी, आपदा प्रबंधन, स्कूल और अस्पताल के सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। उसे बस सत्र शुरू होने का इंतजार है और आज बात इसी खास मुद्दे पर करेंगे। और चल इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। चर्चा में मौजूद है लक्ष्मीकांत पारिक जी, बीजेपी से है। स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी मौजूद है, कांग्रेस से है। बहुत स्वागत है स्वर्णिम जी। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी मौजूद है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत लक्ष्मीकांत पारिक जी आपसे ही करना चाहेंगे क्योंकि अहम बिल है जिसे इस बार पास कराने की पूरी कोशिश रहेगी। धर्मांतरण को लेकर भी जिस तरह से बिल लाया गया था और चर्चा पिछली बार की गई थी, कितनी कोशिश सरकार की रहेगी कि इसे इस बार पास करा लिया जाए और क्या तैयारी है इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की? मानसून सत्र बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है। इस सत्र में राजस्थान के विकास यात्रा से जुड़े कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, गंभीर चर्चा होगी। सदन में सर्वदलीय बैठक, माननीय स्पीकर साहब ने कहा है सर्वदलीय बैठक होगी। इस बार निर्णय जिस प्रकार का विपक्ष सहयोग प्रदान कर निश्चित रूप से राजस्थान विकास पे बड़ी अच्छी चर्चा होगी, सार्थक चर्चा होगी। आज जिस प्रकार के बिलों की बात करें, निश्चित रूप से उन बिलों पर चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन आज मैं इस विषय पर चर्चा करूँ, धर्मांतरण बिल को लेकर आएंगे या नहीं आएंगे, ये सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय का विषयाधिकार है। इस बिल पर किस प्रकार चर्चा होगी, क्या रखा जाएगा, कयास मात्र आप सबके हो सकते हैं। निश्चित तौर पर मानना है कि बिलों पर क्या चर्चा होगी ये तो मैं 1 तारीख को ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी आप धर्मांतरण के विषय पर रखा है तो मानना है कि राजस्थान के इस धरा पर इस बिल की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जिस प्रकार से लगातार राजस्थान में धर्मांतरण चल रहा है, जिस प्रकार से लव जिहाद के मुद्दे चल रहे हैं, जिस प्रकार से राजस्थान पिछले 5-7 वर्षों में जिस प्रकार का प्रयास चाहे मिशनरीज के द्वारा रहा हो या इस्लामीकरण के द्वारा रहा हो, जिस प्रकार का लगातार प्रयास जारी है, उसको लेकर राजस्थान सरकार चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री बनवारीलाल शर्मा चिंतित है। हम सब मुद्दों को लेकर संसद के अंदर जाने वाले और विषय को जनता भी ले जाने वाले। राजस्थान सबसे बड़ी पंचायत पर इस पर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, विपक्ष भी इसमें सहयोगात्मक भूमिका निभाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है स्वर्णिम जी, उम्मीद विपक्ष से की जाती है कि सहयोग रहे, सकारात्मक भूमिका निभाए। आप लोग की पूरी तैयारी के साथ हैं। शिक्षा हो, सड़क हो, आपदा प्रबंधन हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग सवाल भी करेंगे और कोशिश भी रहेगी कि उन मुद्दों पर बातचीत हो सके। लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि इन मुद्दों के साथ साथ कई बार विपक्ष ने ऐसी स्थिति बनाई कि बाधित हुई है कार्रवाई? क्या वो स्थिति इस बार तो नहीं आएगी? चर्चा रहेगी। विपक्ष की तैयारी क्या है? कैसे विरोध के लिए विरोध या वाकई में आप लोग भी कुछ सकारात्मक पहलू भी दिखाएंगे इसमें? देखिए श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी ना हमेशा से विधानसभा हो चाहे विधानसभा के बाहर हमेशा से सकारात्मक रुख अपनाते हुए ही जनता के मुद्दे सरकार के सामने रखे हैं। ये अलग बात है सरकार उनका जवाब दे या ना दे। अगर मानसून सत्र है तो मानसून की बात पहले कर लेते हैं। जो अतिवृष्टि के कारण प्रभावित लोग हैं, मुख्यमंत्री जी ने हवाई दौरा किया तो निश्चित रूप से प्रभावित लोग ज्यादा होंगे ही। कहर भी होगा अतिवृष्टि का जब भी हवाई दौरा होता है, जब संपर्क कटा होता है जिलों से। उसके लिए क्या विशेष पैकेज दिया, क्या आपने उनको कंपनसेशन के लिए दिया, किसानों के कंपनसेशन के लिए क्या दिया, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कोई घोषणा हमने तो नहीं सुनी और आपके माध्यम से भी हमें सुनाई नहीं दी। किसानों की गिरदावरी कब कराएंगे, उनकी फसल खराबे का पैसा कब मिलेगा? पैसा तो बाद में मिलेगा, गिरदावरी कब होगी, रोड कब बनेंगी, कनेक्शन जो कनेक्ट नहीं है अभी जिला मुख्यालयों से गांव, उनके लिए क्या सरकार करेगी? इन सब मुद्दों के साथ ही जो आज
हमारे आपने देखा होगा अनेक मुद्दे हैं, स्कूल का भवन की छत गिरी, इन सब चीज़ों को भी उठाया जाएगा ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। प्रश्न पूछा जाएगा, जवाबदेही भी तय कराई जाएगी। ये सब काम हम करेंगे। हम काम करेंगे जो ये RGHS है, इस योजना का लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल रहा, इस पर भी मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जो उधड़ी हुई सड़कें हैं, जो लगातार खनन माफिया का कहर बढ़ रहा है, चाहे टोंक हो, चित्तौड़ हो, अभी नागौर के रियाबाड़ी हो, वहाँ पे जिस तरह से लोग मरे खनन माफिया के हाथों, ये सब मुद्दे उठाए जाएंगे। कानून व्यवस्था की बात है, क्योंकि ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं। राजधानी जैसे क्षेत्र में अगर घर में घुस करके चेन तोड़ के चोर ले जाए तो ये सब मुद्दे अफेक्ट करने वाले हैं। ये सब मुद्दे सकारात्मक हैं। इसको सरकार को इनको न सिर्फ जवाब देना चाहिए बल्कि हमारे सुझाव मान करके उन पर काम भी करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का इकबाल खत्म होता जब दिखता है तो विपक्ष का धर्म होता है कि सरकार को चेतावनी देकर के यानी विपक्ष भूमिका निभाने के लिए मजबूती के साथ तैयारी है। इंतजार तारीख का था, 1 सितंबर से शुरू हो रहा है मॉनसून। देखिए बिल्कुल ये काम है हमारा। जनता ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, जवाबदेही लेने की जिम्मेदारी दी है, उनको जवाब देने की और कार्य करने की जिम्मेदारी दी है सत्ता पक्ष को। तो सत्ता पक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी में असफल होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होने के नाते प्रश्न उठाएगी और प्रश्न उठा करके जनता के काम वो करें, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे। सरिस्का जैसे मामले में जहां पे खनन को लेकर के सरिस्का की पूरी कहना चाहिए उसके एग्जिस्टेंस पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। हमने मुद्दा सड़क पे भी उठाया, अभी रुका हुआ है, लेकिन आगे भी ऐसी कार्रवाई सरकार न कर सके, जनता के हित और प्रदेश के हित के लिए हम ये मुद्दे उठाएंगे। ठीक, स्वर्णिम जी आपने बताया कि कौन कौन से मुद्दे और ये प्रमुखता में विपक्ष के पास हैं जो कि आप मानसून सत्र में उठाने जा रहे हैं। मिथिलेश जी भी हमारे साथ। मिथिलेश जी, सर्वदलीय बैठक की पहले बात करें, क्या ये महज औपचारिकता मात्र होती है क्योंकि बैठक होती है, सहमति दोनों तरफ से हो, कुछ ऐसा दिखे ना सदन में, लेकिन हर बार सदन में जो सोचा जाता है उससे भी और ज्यादा होता है। हम खासतौर से अगर हंगामे की बात कर लें, सार्थक मुद्दों पर बात और बहस कितनी हो पाती है, इस बार की उम्मीद क्या लगती है आपको, क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए, निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक में एक सहमति बनाने का प्रयास होता है और विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सदन सुचारू रूप से चले, जनता के ज्यादा से ज्यादा जुड़े मुद्दे बहस हो और जनता को राहत मिले, क्योंकि विधानसभा सत्र का आयोजन इसीलिए होता है कि जनता की आवाज को सरकार के सामने आए और सरकार उस पर काम करे। लेकिन वास्तु भी चेंज कराया और फिर भी 199 पे आके अटक गए। कंवरलाल का जिस तरीके से सदस्यता चली गई और बाप के जो सदस्य हैं जयकृष्ण पटेल वो जेल में हैं, तो 2 विधायकों की गैर मौजूदगी में ये सत्र होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष जहां लॉ एंड ऑर्डर को एक इश्यू बना सकता है जो इंपॉर्टेंट है, जयपुर में भी एक सदर थाने में हमने देखा एक पांडे का सुसाइड हुआ, उदयपुर में एक सोनी का हुआ, तो ये कुल मिलाकर विपक्ष के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो बाद में रूठ गए, सैया मनाऊं कैसे, आए नहीं थे और उनकी जगह उनके नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद सदन चला। लेकिन जो तनातनी होती है उसमें कहीं न कहीं शब्दों की गरिमा, जो क्योंकि राजस्थान विधानसभा की विशेष मर्यादाएं और परंपराएं रही हैं, कई जगह उदाहरण दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से हमने बजट सत्र में हंगामा देखा वो कहीं न कहीं चिंता का विषय है कि आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि छोटा है लेकिन विपक्ष के पार्टी जो सत्ताधारी दल है उसके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जो 3 विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने वाला बिल तो हाथों हाथ पास हो जाएगा, उसमें तो कोई रोले नहीं है, उसमें तो पक्ष विपक्ष एक साथ है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग जो रूलिंग एक्ट है वो है। दूसरा जो ग्राउंड वाटर लेवल वाला बिल है जो 2 बार प्रवर समिति को चले गया, ये एक इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो रेवेन्यू से जुड़ा हुआ वो एक्ट है। और 10 से ज्यादा जो जोगाराम पटेल ने कहा कि 10 से ज्यादा और विधेयक हम इस सदन में लेके आएंगे तो विधायी कार्य तय होंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सदन में एक सकारात्मक पक्ष और विपक्ष का रूप देखने को मिले, क्योंकि बजट सत्र में हमने ऐसा भाषा, ऐसे जो नमूने देखे जिस पर कहीं न कहीं और जो एग्जाम्पल आप पिछले सत्रों की बात कर रहे हैं या आप रख रहे हैं, उसी के आधार पर ऐसा लगता है कि हंगामेदार रहेगा और बहुत कुछ शायद फिर कुछ नया देखने को मिलेगा। बीजेपी के पास भी एक बहुत बड़ा इशू है कि पूर्व मुख्यमंत्री का PSO जब पेपर लीक में पकड़ में आ गया राजकुमार यादव, तो बात ये चाहेगी कि आप बार बार गोविंद सिंह डोटासरा कहते थे कि पर्ची का मुख्यमंत्री कोई बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात करता था, मगरमच्छ नहीं पकड़ पाया। लेकिन अब उनके पास कहने को जगह हो गई कि हम मगरमच्छ नहीं, मगरमच्छ के साथ रहने वाले को तो पकड़ लिया, अब मगरमच्छ को पकड़ लेंगे। तो पेपर लीक के मामले में कहीं न कहीं बीजेपी अपर हैंड रहेगी, लेकिन ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होने पर कांग्रेस उनको घेरेगी। और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर निश्चित रूप से
विपक्ष हावी रहने की उम्मीद है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी, बिजली, सड़क और जो कहीं न कहीं एक माफियागिरी जो पनप रही है उस पर इंपॉर्टेंट है। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इलाके में जो स्कूल गिरी, वो भी एक 7 बच्चों की, मासूमों की जान चलेगी। और उसके बाद मदन दिलावर जी भरतपुर में जाकर जो माल्यार्पण करा रहे थे, उसको भी विपक्ष मुद्दा बनाएगा, क्योंकि विपक्ष का काम है ये बोलना। लेकिन बीजेपी के जो विधायक है वो भी कई अपने मुद्दों को लेकर परेशान है। दूसरा जो एक वेबसाइट है उस पर जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है, तो इसको भी विधायक मुद्दा बना सकते हैं कि जो नवाचार विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी ने किए उनमें कहीं न कहीं कोई अड़चन है तो दूर हो। लेकिन निश्चित रूप से ये 10 दिन चले, 11 दिन चले, छोटा सत्र है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि केंद्र के मुद्दे भी यहां उठेंगे, क्योंकि कांग्रेस नहीं छोड़ेगी मुद्दा जो वोट चोरी का इशू उठाया है, कल वो मार्च भी कर रही है। तो बीजेपी भी कहीं न कहीं जो केंद्रीय मुद्दे हैं। लक्ष्मीकांत जी अभी जिस तरह से जिक्र कर भी रहे मिथिलेश जी या स्वर्णिम जी ने जो कहा, बहुत सारे मुद्दे जिसको लेकर के नहीं, कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप सत्ता पक्ष के लिए ये रहेगा और उसके लिए कितनी मजबूत तैयारी रहेगी? देखिए, सत्र कोई सा भी हो या सत्र के बाहर की बात हो, भारतीय जनता पार्टी सदैव मजबूती के साथ जनता के मुद्दों पर काम करती है, लगातार करती रही है। आपने जिस प्रकार माननीय स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने गिरदावरी का अन्य मुद्दे उठाए, मैं जानकारी देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने माध्यम से गिरदावरी पटवारी तक करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मुझे लगता है स्वर्णिम जी का शायद विद्वान व्यक्ति है, लेकिन शायद होमवर्क में कमी कुछ रह गई है। जिस प्रकार गिरदावरी और जिस प्रकार का, चूंकि माननीय बजलाल जानते हैं कि पाणत कैसे होती है, सिंचाई कैसे होती है, बिजाई कैसे होती है, क्या समस्या क्या है, एक किसान के बेटे को इस सब बात को पता होता है। किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बना, जादूगर का बेटा नहीं बना। ये वो किसान का बेटा है जो जानता है, एक झोपड़ी में रहने वाला जो मजदूर किसान का बेटा है वो जानता है कि पाणत की कीमत क्या होती है, बिजाई की कीमत क्या होती है, वो किस प्रकार से ट्रैक्टर से हल चलाया जाता है या जुताई किस प्रकार से की जाती है, वो जानता है। मैं इसी तरह मानना है कि जिस प्रकार की बातें माननीय स्वर्णिम जी कर रहे थे कि राजस्थान में खनन माफिया, तो मैं समझता हूँ खनन माफिया मुद्दा यदि आप देखते हैं तो आप शायद अपने शासनकाल को भूल जाते हैं। आपके शासनकाल में 100 से अधिक हत्याएं इस मुद्दों को लेकर राजस्थान में रही है, और मैं समझता हूँ उस मुद्दों पर आप ध्यान शायद जनता भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। महंगी बजरी का मुद्दा आपने वसुंधरा सरकार के समय उठाया, लेकिन आपकी सरकार के समय कितनी महंगी बजरी राजस्थान जनता को मिली, वह महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। इसलिए तो मेरा मानना है कि माननीय स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने सब बातें लॉ एंड बात कर रहे थे, मैं तो आप ही के आंकड़े बताता हूँ, सरकारी आंकड़े बताता हूँ कि आपके समय से हमारा ग्राफ वर्तमान में 6 से 10% कम हो रहा है राजस्थान में, जिन मुद्दों को लेकर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। निश्चित रूप से कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जैसे चैन कुछ घटना जयपुर में घटित हुई है, निश्चित रूप से ऐसी घटना घटित हुई है, उन्होंने संज्ञान लिया, आरोपी पकड़ा है। आपके सब तो आरोपी पकड़े नहीं जाते थे। महत्वपूर्ण बात तो ये है। अब आप माननीय मिथिलेश जी कह रहे थे कांग्रेस ये मुद्दा उठाएगी, केंद्र के मुद्दे उठाए, निश्चित रूप से कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। मैं पिछले 1.5 वर्षों के शासनकाल में माननीय स्वर्णिम चतुर्वेदी से लेकर के सबसे कांग्रेस के बड़े से बड़े आला अधिकारी से पूछना चाहता हूँ, क्या सदन में माननीय डोडासरा और जूली जी का शीत युद्ध बंद हो जाएगा इस बार? क्या आपको लगता है राजस्थान के मुद्दों को दोनों साथ लेकर चल पाएंगे? राजस्थान मुद्दों को क्या राजस्थानी कांग्रेस की विधानसभा में माननीय दोनों नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष और स्वर्णिम जी विपक्ष की एकजुटता नजर आएगी? जिस तरह से सवाल ये भी उठा रहे हो, नजर आया था, ऐसा लग रहा था कि आमने सामने हो रहे हैं, तो क्या विपक्ष की एकजुटता भी देखने को मिलेगी मुद्दों को लेकर या सरकार सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर? कांग्रेस भी एक हो पाएगा क्या? पूरा कांग्रेस विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, अन्य दलों की तो आप को छोड़िए, आप क्या आप भी एक हो पाएंगे? क्या डोडासा की कांग्रेस और इसकी जूली की कांग्रेस एक हो पाएगी? विषय मुद्दा इस बात को लेकर है। क्या विधायक आपके एक हो पाएंगे? पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो लोग पैर से चलते हैं स्वर्णिम जी, राजस्थान विकाले कांग्रेस तो साथ दे तो और बात है। कोई बात नहीं लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले अपने मंत्रियों को एक करके, है ना, जब किरोड़ी जी वगैरह के जो प्रश्न है ना उनके उत्तर दिलवा देना। वो किरोड़ी जी पूछते हैं बहुत, 8 करोड़ की बजरी अवैध खनन प्रतिदिन, उसकी आप चिंता मत करो, सबके प्रश्नों का जवाब देंगे। चिंता करेंगे, अरे राजस्थान का नुकसान होगा, आप चिंता अपनी करें, पंचायत राज के चुनाव नहीं हो रहे, हम चिंता नहीं करेंगे। क्या दोनों एक साथ चल पाएंगे? हमारे तो एक साथ राजस्थान की विधानसभा के अंदर दोनों नेता साथ चल पाएंगे? राजस्थान की विकास की बात कर पाएंगे? क्या कह पाएंगे? क्या गहलोत सदन में आएंगे, अपनी बात को रखेंगे नहीं रखेंगे? बता दीजिए। ये हंगामा विधानसभा, ये विधानसभा हंगामा नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए आगे कांग्रेस पर, क्या एक साथ हो पाएंगे दोनों नेता? क्या पायलट आएंगे और भी जवाब देने की बजाय चिल्लाएंगे? राजस्थान के अंदर 5 वर्षों विकास हमने अवरुद्ध कर दिया था, क्या गहलोत और संजय बैठा के माफी मांगेंगे? लक्ष्मीकांत जी एक सेकंड। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत राज चुनाव, नगर निकाय के चुनाव 1.5 साल से बंद पड़े। पंचायत चुनाव हुए थे क्या? बताइए ना,
कितने टाइम पे शासन रखा बताइए ना। वो हमारे पूछती समय में राजस्थान हुए जनता थे, आपसे, जिनका कार्यकाल पूछती खत्म हुआ राजस्थान की अभी। जनता आपसे, हमारा- पायलट जी है से, ना? गहलोत जी चलो से, कोई बात और नहीं। सब चीजें आपसे आप पूछती ये है, सब बकवास बताइए करते ना। रहो, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लक्ष्मीकांत जनता जी, के एक जवाब सेकंड। नहीं दो। अरे लक्ष्मीकांत जी, अरे मुद्दे आप कौन से मुद्दे कैसे मुद्दे उठा ठीक रहे है, हैं? तो भविष्य जिन लोगों को आप लेकर आज चल की रही बात कर हैं, लेते हैं, मुद्दे आज तो हम थोड़े भविष्य की हैं। बात कर रहे थे। ठीक है, हाँ। सॉरी चतुर्वेदी, समझ में नहीं आ रहा, जवाब हम दे सत्र देना। में अरे रहते हैं, लेकिन आप सत्र जवाब में दो रहते हैं, ना। सत्र में रहते जिस हैं। मुद्दे पर आप गिरे हुए हैं, खुद गिरे हुए हैं मुद्दे ठीक है, में। लक्ष्मीकांत पंचायत चुनाव आप लोगों के लक्ष्मीकांत जी। पैसा आप लगाए सालों तक। ठीक है, अच्छा, लक्ष्मीकांत सालों जी। तक नहीं हुआ। साल तक, अरे एक-एक साल तक पैसा संविधान लगाया में पंचायत में प्रावधान आपने। है, संविधान में जैनी साहब बता देंगे आपको ये अनुच्छेद अच्छे से। 243U 243E उनका उल्लंघन आप कर रहे हो, आपकी सरकार कर रही है। हमारे अरे समय में भैया, समय चुनाव हुआ। स्वर्ण चतुर्वेदी में क्या सीधा बात प्रश्न करते हो? आपसे, अभी बताइए कार्यकाल कितने खत्म हुआ पंचायत है, चुनाव एक आपने साल नहीं होने आपकी दिए? सरकार आने के बाद। बताइए, आप क्या करवा काम नहीं निशान पाए। लगाए राजस्थान की क्यों? पंचायत में? डर है आपको, बताइए। जनता के बीच पूछती नहीं जा जनता सकते। आपसे। आपसे मैं एक प्रश्न और पूछता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना कि 3 महीने में यमुना का पानी लाने के लिए डीपीआर बना देंगे। बन गई, आ गया पानी, कहां आया, कौन सी पाइपलाइन बिछी, कहां गड्ढे खुदे, चलो पाइपलाइन बिछाने के लिए मार्केटिंग पानी की हुई। पाइपलाइन आ जाएगी, क्या बात 1.5 कर रहे साल हो? सब कुछ हो जाएगा। ERCP जादू कोई की छड़ी है। काम हुआ? अरे भैया, वो जादू आगे का शौक है लोग था। मुख्यमंत्री जी से वो कुछ क्या ले आते प्रश्न कर लेते पूछेंगे? गहलोत जी। अरे आपको जनता जवाब के नहीं मुद्दे देना। उठा दिए, होठों पे आपको जवाब नहीं देना, वो ऐश कर सरकार रहे को थे। जवाब देना है। स्वर्णिम और जी, एक इस सेकंड। मुद्दे पर श्वेता स्वर्णिम जी जी, इस बिल्कुल मुद्दे घेरा में लेकिन जाएगा कुछ सरकार ऐसे को। मुद्दे ये कर थे रहे जिसमें थे। वक्त लगता है। नगाड़े बज रहे थे, गहलोत जी ने जैसे कहा करवा रहे थे, सचिन पायलट अपनी जैसे कहा करवा रहे थे। जब जनता के मुद्दे उठा रहे थे क्या? एक मिनट आप पिछले 5 और साल एक की बात मिनट, करेंगे, आप 1.5 साल की बात करेंगे। आपने एक सेकंड, अपने लक्ष्मीकांत शासनकाल में आपके जी, विधायकों के लक्ष्मीकांत जी, खिलाफ लक्ष्मीकांत जी, नोटिस ठीक है। जारी किए कि नहीं किए? लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड। बहुला सभा का नोटिस लक्ष्मीकांत लगाया कि जी, नहीं चिपकाया? लक्ष्मीकांत जी। सचिन पायलट घर में नोटिस चिपकाया कि चलिए, नहीं ठीक है, चिपकाया? ठीक है सर। बताइए ना। ठीक है, और लक्ष्मीकांत जी, सचिन लक्ष्मीकांत जी, पायलट एक मिनट, आज एक ठीक हो मिनट गया है क्या? सर, एक ये बता मिनट सर, दीजिए। लक्ष्मीकांत जी, पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल का जिक्र ये करते रहेंगे, आप 1.5 साल की बात करेंगे, ये कहा। बात ये है कि अब मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, ये दिन बेहद अहम रहते हैं, एक मिनट बहुत कीमती रहता है। क्या उसकी कीमत आप सभी विधायक समझेंगे, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो? क्योंकि सवाल ये कि कई ऐसे बिल होते हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बिना चर्चा के ही वो पास हो जाते, सिर्फ इस वजह से कि इतना ज्यादा हंगामा होता है। स्ट्रैटेजी सिर्फ घेरने की है आप लोगों की, या वाकई में किसी बिल, किसी खास मुद्दे पर चर्चा करके उसके निष्कर्ष तक पहुंचने की है? बिल्कुल, जनता के मुद्दे सरकार तक पहुंचे। अब सरकार अगर सुनना नहीं चाहेगी तो एक अलग बात है। जवाब तो देना पड़ेगा ना कि वो 6 बच्चे झालावाड़ में क्यों मरे, क्यों उसकी अनदेखी हुई। पूछेंगे ना, ERCP का पानी पे आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, दावे किए थे, क्या हुआ? क्या नहीं पूछेंगे? राइजिंग राजस्थान में आपने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, कितने धरातल पे उतरे, 1 साल होने को आया। अरे ये प्रश्न तो हमें ही पूछना है, सरकार को थोड़ा ना पूछना है, जवाब देना है। और सरकार अगर जवाब नहीं देना चाहती तो निश्चित रूप से जवाब लेने के लिए हमें दबाव बनाना ही पड़ेगा। मिथिलेश, एग्जैक्टली, क्योंकि जो कार्रवाई होती है सर विधानसभा की। एक प्रश्न पूछ लूं, जिन मुद्दों को आप बात कर रहे हैं, क्या शून्यकाल में, प्रश्नकाल में मुद्दे आप उठा के रहेंगे? क्या डोडासा की तरफ से आप जवाब दे सकते हैं या जूली की तरफ से आप जवाब दे रहे हैं? किन मुद्दों को आपने कितनी बार शब्दों में आज तक विधायक को लगाया? सरकार को जवाब देना है, नहीं बता सकते ना, उठाएंगे। प्रश्न पैदा ही नहीं कर रहे हो, प्रश्न आपसे है ही नहीं, तो उत्तर की आशा कहां से करते हो? ठीक है, हम जवाब देंगे। एक सेकंड, आपके पास प्रश्न ही नहीं है भैया। एक सेकंड, देखिए विधानसभा के मानसून सत्र है, सवाल भी होंगे, जवाब भी होगा, लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या सिर्फ हंगामे और घेरने का ही उद्देश्य रहेगा? मिथिलेश जी, देखिए, कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि एक मिनट, एक सेकंड कीमती होता है, क्या उसकी वैल्यू विधायक समझते हैं? देखिए, जनता की गाड़ी कमाई की होती है और 8 करोड़ जनता विधायकों पर टकटकी लगाए देखी रहती है। हर विधानसभा क्षेत्र का आदमी सोचता है कि मेरा विधायक ने क्या बोला। अब डिजिटल जमाना है तो इसलिए हर विधायक अपनी प्रेजेंस बेटर दिखाएगा, तभी अगला चुनाव जीत पाएगा। नहीं तो हम देखते हैं 60-70% चुनाव हार जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टाइम है ये। और जो जहां तक अभी डोटासरा और जूली जी की बात कर रहे हैं, तो जूली जी ने गाना गा दिया है, ये दोस्ती रहेगी हमारी कायम। तो सदन दिख जाएगी, देखिए, वो सदन में आप दिख जाएगी, लेकिन लेकिन वो गाना वो गा चुके हैं, सदन में नहीं, वो सब सार्वजनिक रूप से गा चुके हैं कि ये दोस्ती हमारी रहेगी कायम। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोक गहलोत जी के ऊपर जो भजनलाल जी बार बार वार कर रहे हैं कि वो ट्वीट करते हैं। अब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए टाइम है कि वो 10 दिन आए और जिन मुद्दों पर उन्होंने ट्वीट किया है। अब कल उन्होंने एक ट्वीट किया कि आईपीडी टावर के सामने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये आईपीडी टावर बन नहीं रहा, रुक रहा है, हमने तो बड़ा मेडिकल के लिए किया था। इससे पहले हमने देखा कि वो हिंडौन जाते हैं और एक माइनॉरिटी के आदमी से कहते हैं कि हेलमेट नहीं लगा रहे थे, सड़क सुरक्षा। तो अपने हिसाब से मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि नीतियां वहीं से बननी है, काम वहीं से होना है, तो अशोक गहलोत जी को भी चाहिए कि वो ये सड़क वाला और जो ये सोशल मीडिया से जो अपना माइलेज ले रहे हैं उसको छोड़ें। अब सदन में जाके जनता के दर्द को कहें, वो जवाब दें कि भाई बजरी माफिया ने क्या क्या किया, जो आरोप वो लगा रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो राजस्थान के नौजवान
को पहली बार एक सुकून मिला है, उसके लिए उनको धन्यवाद भी देना पड़ेगा कि बिना पेपर लीक हुए आरपीएससी के एग्जाम हो रहे हैं। ये एक बेटर चीज है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका पीएसओ कैसे पेपर लीक में शामिल था, कैसे अपने दूध लाने वाले को, दूधैया को पेपर बांट दिया, वो भी उस सरकार की छवि को बीजेपी वाले छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एआरसीपी यमुना जल समझौते का मैं स्वर्णिम जी को क्लियर कर दूं कि पहली बार भैरव सिंह जी के सपने को भजनलाल जी साकार कर रहे हैं, उसके डीपीआर के पैसे जारी कर दिए, आप वेरीफाई कर लेना। और जो ईआरसीपी की बात करें, नवनेरा जो बांध है वो झलक रहा है, और जो सवाई माधोपुर में जो बांध बनना है उसके लिए किरोड़ीलाल मीणा जी सबने समझा चुके हैं कि करौली, सवाई माधोपुर और कुछ खंडार की जमीन में एक बड़ा बांध बनेगा, उसके बाद पूरा पानी आएगा। तो कहीं न कहीं जो काम हो रहे हैं वो काबिले तारीफ हैं, जो सौर ऊर्जा के काम हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, ये एक मैसेज है। ये बार बार लगता है, कई बीजेपी के एमएलए भी हमसे कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनते। एक बीजेपी के एमएलए ने तो वसुंधरा जी को ये तक कहा कि मैं अपना इस्तीफा दे दूं, तो वसुंधरा जी ने कहा नहीं ऐसा मत करिए। तो कहीं न कहीं जो पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने क्या किया था, हर मुख्यमंत्री जो एमएलए था उसको मुख्यमंत्री बना दिया था अपना विधानसभा का, तो वो फील उनको आता है। जनता कहती साहब हमारे पुराने वाले एमएलए साहब के तो एसडीएम भी वही लगते थे, डिप्टी भी वही लगते थे, अब तुम्हारी चलती नहीं है। तो कहीं न कहीं ये जो बीजेपी में मुद्दा विपक्ष के पास है कि आपके मंत्री, आपके विधायक ही सवाल उठाते हैं आपसे, तो फिर वही सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है वो। तो ये भी कहीं ना कहीं से बैलेंस करने की जरूरत है। जो असंतोष है, जैसे चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में पूरे के पूरे एमएलए बीजेपी के हैं, एक निर्दलीय वो भी इनके साथ है। चित्तौड़गढ़ में 5 के 5 है, लेकिन वहां से कोई मिनिस्टर नहीं है, तो वहां भी वो फेड अप, वो एमएलए जाता है तो कहता है यार तुमको हमने इतने वोट दिए, एमएलए एमपी सब बना दिए, मंत्री तुम एक ही नहीं हो। तो ये जो असंतुलन है ये भी झलकेगा, ये सत्ता पक्ष की तरफ से झलकेगा। ठीक है, तो ये भी कहीं एक लाइन में कमेंट, लक्ष्मीकांत जी सेशन को लेकर एक लाइन में कमेंट। नहीं, मैं सेशन में माननीय जेमनी साहब ने मुद्दे उठाया, कुछ मुद्दों का जेमनी साहब ने मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब देने का प्रयास किया और कर भी दिया। ऐसे मुद्दा जमुना ने मुझे लगता है कांग्रेस की आशंकाओं को निर्मूल साबित करने जेमनी साहब का वक्तव्य बहुत है। माननीय जेमनी साहब ने हम पर भी कुछ प्रश्न उठाए। निश्चित रूप से आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी कोई असंतोष नहीं है, सब मंत्रियों का कामकाज सारे विधायक संतुष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री विधायकों से चर्चा करते हैं, लगातार बात करते थे, कहीं ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं है। आप लोगों को लग सकता है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, ये विषय व्यक्ति का सोचने का हो सकता है, ये आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा हुआ है, ये अपना तो सोचने का नजरिया होता है। मैं कहता हूँ आधा खाली है, आपके आधा भरा हुआ है। लेकिन मैं तो मन जनता के मुद्दों को हम रखकर काम कर रहे हैं, जनता की सोच के साथ काम कर रहे हैं। राजस्थान का विकास कैसे इस मुद्दे पर करें, गरीब का कल्याण कैसे उस मुद्दे पर काम करें। ठीक है, स्वर्णिम जी चिकित्सा, शिक्षा, बजट, कानून व्यवस्था और सड़कें, इन सबको लेकर के प्रश्न उठाए जाएंगे, क्योंकि जो वादे किए और वादे पूरे नहीं हुए, जो स्थिति है, जो लगातार काम होने चाहिए। इसके अलावा फसल खराबे को लेकर के, चाहे लिंक्स सड़कें टूटी हुई हो, इन सब चीजों को लेकर के उठाएंगे। बिल्कुल नकली खाद बीज का मुद्दा भी उठाएगा और 6 बच्चे जो मारे गए छत गिरने से, उसके लिए जवाबदेही भी तय कराएंगे। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, मानसून सत्र का आगाज 1 सितंबर से होने जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण यह सत्र रहने वाला है और उसकी तैयारियां भी सत्ता पक्ष की तरफ से भी की जा रही है, विपक्ष भी पूरी मजबूती के साथ कि हमें किन सवालों को, किन मुद्दों को लेकर घेरना है, वो पूरी तैयारी है। लेकिन सवाल सिर्फ एक है, सत्र हर बार होते हैं, अलग अलग सत्र होते हैं, सभी विधायकों की मौजूदगी होती है, सवाल भी विपक्ष करे, सत्ता पक्ष उसका जवाब भी दे, लेकिन कम से कम हंगामे की भेंट न चढ़े कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, एक एक सेकंड बहुत कीमती, इस वक्त की कीमत को कम से कम विधायक वहां पर पहुंचे, ना सिर्फ घेरने के लिए, सिर्फ हावी होने के लिए ये कार्रवाई को ना समझे ऐसे कि आप सवाल भी उठाइए, लेकिन सार्थक बहस भी होनी चाहिए यहां पर, क्योंकि पूरी प्रदेश की जनता सुन रही है और विधायकों को भी तो अपने क्षेत्र में जाके जवाब देना है। सवाल अब उठाइए, लेकिन जाए इस तरह से, ना कि हंगामे के भेंट चढ़ जाए, कभी आप वॉकआउट कर जाते, तो कम से कम इस तरह की स्थिति ना हो। सबसे बड़ी बात, मर्यादा में विधायक रहे, क्योंकि कई बार सदन के अंदर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसके बाद आमजन भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हमने इनको भेजा है विधानसभा के अंदर। तो एक नई तस्वीर, एक सकारात्मक तस्वीर, अच्छी तस्वीर इस बार मानसून सत्र में देखने को मिले, कम से कम प्रदेश की जनता ये जरूर चाहती है, मुद्दों पर चर्चा हो ये देखना चाहती है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।